नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और कश्मीर घाटी में आतंक को लेकर इस वक्त दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला हुआ है जिसमें 3 जवान घायल हो गए और 1 जवान शहीद हो गया। तो वहीं पुलवामा के त्राल में कुछ आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इलाके में एनकाउंटर इस वक्त जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया गया जिसमें 1 जवान शहीद हो गया। आतंकियों के साथ ऑपरेशन इस वक्त जारी है पुलवामा के त्राल में। तो सुरक्षा बल इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2-2 हाथ कर रहे हैं। हमारे साथ आसिफ सुहाफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, 2 बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से इस वक्त आ रही हैं। सुरक्षा बल इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं इन आतंकियों को मार गिराने की। इस वक्त पुलवामा में क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ त्राल इलाके में ये कल शाम को करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया था ज्वाइंट फोर्सेस द्वारा। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट है, जिसके आधार पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और अब करीब 12 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ पर मुठभेड़ अभी भी मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच में जारी है। माना जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर रिहायशी इलाके में छुपे हुए हैं जिन्हें घेर लिया गया है। हालांकि रात के दौरान अंधेरा होने के कारण कुछ समय फोर्सेस को यहाँ पर ऑपरेशन सस्पेंड करना पड़ा था, लेकिन सुबह होते ही दोबारा से यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। और आसिफ, अब जरा सोपोर की बात कर लेते हैं। जो जवान शहीद हुए उनके बारे में क्या खबर? देखिए, सीआरपीएफ के ये जवान थे जिन पर मिलिटेंटों ने यहाँ पर हमला किया सोपोर के नॉर्थ कश्मीर में। और करीब सूत्रों की माने तो 5 से 10 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला चलता रहा। हालांकि जब मिलिटेंटों ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई भी सीआरपीएफ ने की। उन्होंने भी रिटालिएट इस हमले को किया, लेकिन इस दौरान हमले में 4 सीआरपीएफ के जवानों को गोली लगी, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसमें से 1 की मौत हो गई है और 1 सिविलियन भी इस हमले में मारा गया है। जी आसिफ, नजर बना रखें आप। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और वहीं खुफिया सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत के खिलाफ चौतरफा साजिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चीनी सेना आतंकी संगठन अल-बदर के साथ साजिश कर रही है। साथ ही चीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को आतंकी हमले और बैट के ऑपरेशन में तेजी लाने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान ने भी उत्तरी लद्दाख अतिरिक्त सेना की तैनाती की है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, ये चीन जो कर रहा है ये कोई पहली बार तो नहीं है। यही कोशिश चीन की हमेशा रहती है कि एलएसी पर हमें एंगेज करें और वहां से पाकिस्तान के जरिए हमारे अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश करें। ये तो चौतरफा घेरने की हमेशा से चीन की साजिश रही है। जी हाँ, देखिए, ये हमेशा हुई है, लेकिन इस बार क्योंकि स्थिति देखिए, भारत ने बड़े लेवल पे बड़ी संख्या में फोर्सेस को एलएसी पर डिप्लॉय किया है, चाहे गलवान घाटी की तरफ हो या फिर दूसरे तमाम जगहों पर, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है ऐसे में चीन चाहता है कि आतंकी हमले कश्मीर के भीतर बढ़ जाए ताकि जो भारत का जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर अव्यवस्था फैले, भारतीय फौज कहीं ना कहीं व्यस्त हो। यहाँ तक कहा गया है कि जो आईएसआई को की जो आतंकी हमले हों वो जो भारतीय सेना का जो मूवमेंट हो रहा है उसको लेकर हो, ताकि भारतीय फौज पर, भारतीय जवानों पर हमला किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं डेमोरलाइज करने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ उत्तरी लद्दाख में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। तो ये चीन पहले भी करता रहा, लेकिन इस बार स्थिति क्योंकि चीन के लिए भी मुश्किल है। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारत ने अपने फौज को आगे बढ़ाया है, एलएसी पे डिप्लॉय किया है। तो वो चाह रहा है कि भारत एक पाकिस्तान की तरफ का भी विंडो खोल दिया जाए ताकि भारत वहां पर भी एंगेज हो जाए, वहां पर भी एक्टिविटीज बढ़ जाए, बॉर्डर पे बैठ के एक्शन बढ़ जाए। बॉर्डर एक्शन टीम जो है वो हमले करते रहती है, उसको एंगेज हो जाए। इंटरनल सिक्योरिटी कश्मीर के भीतर 100 से ज्यादा आतंकी जो है पाकिस्तान के आतंकी मतलब साफ है कि चीन अकेले तो हैंडल कर नहीं सकता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अमित। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की 12 घंटे तक बैठक चली और यह बैठक कल सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात के 11 बजे खत्म हुई। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक भारत ने चीन से 22 जून को हुए समझौते का पालन करने को कहा है। साथ ही भारत ने कहा है कि चीन अप्रैल 2020 की यथास्थिति को एलएसी पर कायम करे, यानी जैसी स्थिति
जिसे स्टेटस को एंटे बोलते हैं, अप्रैल 2020 में थी, वैसी ही आज की तारीख में होनी चाहिए। तो एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर भारत चीन की 11 घंटे तक बातचीत हुई है, जो कि कल सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और रात 11 बजे जाकर खत्म हुई। भारत चीन के बीच जो तनाव है उसको लेकर जो पिछली बार यानी इससे पहले की जो मीटिंग थी यानी 22 जून वाली मीटिंग, उस पर जिन बातों पर सहमति हुई थी वो तो पालन करने को कहा ही है। भारत सरकार ने यह कहा है कि जो बातों की सहमति 22 जून को हुई थी उसका सख्ती से अब पालन किया जाए, और साथ ही यह भी कहा है जो लगातार मांग हो रही थी कि भारत सरकार इसी को लेकर चीन पर दबाव बनाए, जिसको स्टेटस को एंटे कहा जाता है, कि अप्रैल 2020 में जब ये घुसपैठ की कोशिश नहीं हो रही थी चीन की तरफ से, उससे पहले की जो यथास्थिति एलएसी पर थी, जिसे भारत भी मानता था और जिसे अभी तक इतने समय से माना जा रहा था, उस स्टेटस को एंटी यानी यथास्थिति को अप्रैल 2020 के मुताबिक आज की तारीख में बनाए रखना चाहिए। ये हमारी डिमांड रही है। इसी पर बातचीत लगभग 12 घंटे तक चली और भारत के बाद अब अमेरिका ने दिया है चीन को बड़ा झटका। चीनी कंपनियों पर दूसरे देशों से भी बैन लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 की वोटिंग से चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा करार दिया और अपनी टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क से चाइनीज इक्विपमेंट्स हटाने का निर्देश दिया है। तो चीन पर पहले भारत ने एक डिजिटल स्ट्राइक की, उसके बाद अब अमेरिका भी, इनकी दो बड़ी कंपनियां हुआवे और ZTE, आपको बता दें कि हुआवे और ZTE का बहुत बड़ा नेटवर्क सिर्फ अमेरिका भारत में ही नहीं दुनिया भर में फैला हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ा नुकसान चीन को इस कदम से होने वाला है। मेरे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, जरा समझाएं कितना बड़ा नुकसान और कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका की तरफ से है ये चीन को। देखिए, हुआवी खासतौर पर इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में अपने इक्विपमेंट्स बेचती है। हुआवी के परिदृश्य में आने से पहले जो पश्चिम की कंपनियां थी, वो सारी कंपनियां वो प्राइसिंग में मैच नहीं कर पाई हुआवी को, और हुआवी ने धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया मार्केट प्लेस। लेकिन साथ ही साथ उसके एक ये भी बात फैलने लग गई कि दरअसल हुआवी और ZTE जैसी कंपनीज जो हैं वो दरअसल जासूसी भी करती हैं और वो सुरक्षा के लिए खतरा भी है, क्योंकि जो भी कंट्री, जो भी देश इस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करता है और जहां भी करता है वहां पर चीनी नजर होती है और चीन के पास डेटा पहुंचता रहता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी अमेरिका में कि आखिर इस तरह की कंपनीज को खत्म किया जाना है, उनके सुविधाओं को, उनके जो सर्विसेज हैं वो फिनिश किए जाने हैं, और वही फैसला लिया गया है। और इसके बाद से अब देख लीजिए कि बिजनेस पर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने हुआवी और ZTE के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया है वो पीछे हटेगी, और भारत में भी कुछ इस तरह का कदम लिया जा सकता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर हम बताना चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है, जैसा कि मैंने देखा है महामारी पूरी दुनिया में बुरी तरह फैली हुई है, जिसमें अमेरिका को हुआ भारी नुकसान भी शामिल है। मैं चीन को लेकर ज्यादा से ज्यादा गुस्से में हूं। लोग इसे देख सकते हैं और मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। यहां अब तक 27 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 1,29,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है सिर्फ अमेरिका में। अगली खबर यह है कि क्या ओली की कुर्सी डोली। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का अपनी ही पार्टी के भीतर विरोध बढ़ रहा है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की हुई बैठक में सीनियर नेताओं ने ओली के इस्तीफे की मांग की है। ओली सरकार के अपने कामकाज में नाकाम रहने के चलते प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिल्ली ने नहीं, मैंने मांगा है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ओली के उस आरोप का खंडन भी किया जिसमें उन्होंने अपनी सरकार गिराने और खुद को PM पद से हटाने की कोशिश के पीछे भारत का हाथ बताया था।
संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, आजकल ये नया ट्रेंड हो गया है, किसी भी देश में विपक्ष सवाल करता है और बिल्कुल वैलिड सवाल करता है तो दूसरे किसी देश के ऊपर डाल दिया जाए। यही चीज अब नेपाल में हो रही है। अब वहां पर भी तो देखा जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ओली चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने नहीं रिश्ते बिगाड़ लिए भारत के साथ? देखिए, ओली कमजोर होते चले जा रहे थे और ये अप्रैल से सिलसिला चल रहा था और भारत विरोधी लहर और मिजाज बनाने का जो काम उन्होंने किया था, दरअसल अपनी कुर्सी को संभालने के लिए ही किया गया था। स्टैंडिंग कमेटी की कल बैठक हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की है सत्ताधारी उसकी, और उस बैठक में जितने भी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स थे और उनकी संख्या 48 है साक्षी, उसमें से करीब 30 के आसपास ओली के खिलाफ थे। जो 9 मेंबर का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसमें 6 मेंबर उनके खिलाफ हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बने रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। आज सुबह उन्होंने कैबिनेट की बैठक 8 बजे बुलाई है जो इस वक्त चल रही है और ऐसे में वो तय कर रहे हैं कि आगे की उनकी रणनीति क्या हो। वो चाहते थे कि भारत विरोधी भावनाएं भड़का करके अपनी कुर्सी को मजबूत कर ले, लेकिन ऐसा संभव होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि अपने ही दल में वो कमजोर पड़ गए हैं। कल जब प्रचंड जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने जब इस्तीफा मांगा और दूसरे बड़े नेताओं ने मांगा तो उन्होंने राष्ट्रपति से भी जाकर मुलाकात की है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये भारत विरोधी मिजाज था पिछले दिनों का, वो मैप में दिखाई पड़ा था या सिटीजनशिप लॉ को बदल कर दिखाई पड़ा था। ये तमाम जो ऐसी बातें थी साक्षी, वो दरअसल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए थी और वो बहुत आसान नहीं रह गई। जी संजीव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।